हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड कविता मंगला। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने अपनी वीडियो सीरीज के एक और वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या होती है? मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करने के लिए, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहा जाता है। अर्थात भाषा कम्युनिकेशन के एक टूल के रूप में काम करता है। मनुष्य को अपनी आवश्यकताएं बताने के लिए लैंग्वेज नामक टूल का उपयोग करना ही पड़ता है। मनुष्य समाज का आधार है। समाज में सामाजिकता बनाए रखने के लिए उसे अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करना पड़ता है, जिसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। संस्कृति का आदान प्रदान करने से सामाजिकता बनती है और समाज में परिवर्तन की लहर आती है। परिवर्तन ही विकास का आधार माना जाता है। अर्थात मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए भाषा की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना मनुष्य पशु के समान माना जाता है। अर्थात भाषा ही एक ऐसा उपकरण है जो मनुष्य को मनुष्य होने का दर्जा देती है। भाषा को हम मनुष्य में दो तरीके से देख सकते हैं। नंबर 1 रिसेप्टिव लैंग्वेज और नंबर 2 एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होती है? जब मनुष्य अपने आसपास के वातावरण से किसी भाषा को ग्रहण करता है तो उसे रिसेप्टिव लैंग्वेज कहा जाता है। और जब इसी ग्रहण की हुई भाषा को मनुष्य अपने विचारों और भावों के द्वारा किसी के सामने प्रकट करता है तो उसे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कहा जाता है। ये तो था भाषा क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगी मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। भाषा का अर्थ क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, मनुष्य को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कम्युनिकेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कम्युनिकेशन जिन चिन्हों, माध्यमों या संकेतों के द्वारा किया जाता है उसे भाषा कहा जाता है। भाषा कम्युनिकेशन के एक टूल के रूप में काम करता है। अर्थात भाषा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल अर्थात मनुष्य जब बोलकर भाषा का प्रयोग करता है तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। और जब मनुष्य बिना बोले सिर्फ चिन्हों, संकेतों के माध्यम से भाषा का प्रयोग करता है तो उसे नॉन वर्बल कहा जाता है। तो ये था मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। अब हम आगे बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज के बारे में। वैसे तो आपको लैंग्वेज की बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, लेकिन आज मैं यहाँ आपको अपने द्वारा चुनी हुई 3 डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी। पहली डेफिनेशन बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनियों, चिन्हों द्वारा मनुष्य विचार विमर्श करता है उसे भाषा कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य तथा मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा तथा विचारों का आदान प्रदान करने के लिए मनुष्य जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। और तीसरी डेफिनेशन देवी शंकर द्विवेदी के अनुसार भाषा प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। इस प्रकार इन तीनों डेफिनेशंस को पढ़ने से भी हमें यह समझ आता है कि भाषा कम्युनिकेशन करने के लिए माध्यम, समूह या संकेतों को कहा जाता है। ये थी आपकी डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ लैंग्वेज के बारे में। स्कोप ऑफ लैंग्वेज का अर्थ है कि भाषा किस किस क्षेत्र में पाई जाती है। भाषा मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में पाई जाती है। पहला व्यक्तिगत क्षेत्र, दूसरा सामाजिक क्षेत्र और तीसरा सार्वभौमिक क्षेत्र। अगर हम व्यक्तिगत क्षेत्र की बात करें तो मनुष्य की पर्सनल लाइफ में भाषा अलग अलग जगह बहुत से रूपों में विद्यमान होती है। फिर चाहे उसके आपसी रिश्तों की बात हो, उसके विकास की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर स्वयं को स्थापित करने की बात हो, भाषा हर जगह पाई जाती है। दूसरा सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे भाषा की अलग अलग रूप में आवश्यकता पड़ती है। फिर चाहे उसको खुद को विकसित करना हो, उसको रोजगार ढूंढना हो या फिर अपनी बात दूसरों को अच्छे से समझाना हो, तब भी उसको भाषा की ही जरूरत पड़ती है। तीसरा सार्वभौमिक क्षेत्र। सार्वभौमिक क्षेत्र अर्थात विश्व स्तर पर मनुष्य को अपने संबंधों को विश्व स्तर पर बनाने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है ताकि वह खुद को विश्व स्तर पर स्थापित कर सके। इस तरह ये था स्कोप ऑफ लैंग्वेज।
अब हम आगे बात करेंगे नेचर ऑफ लैंग्वेज के बारे में। नेचर ऑफ लैंग्वेज अर्थात भाषा की प्रकृति। भाषा की प्रकृति से अभिप्राय यह है कि भाषा में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि भाषा ध्वनियों का मिश्रण होता है, अर्थात भाषा में बहुत सारी ध्वनियाँ पाई जाती हैं। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो इसमें सिर्फ एक ध्वनि नहीं है, इसमें बहुत सारी ध्वनियाँ हैं जो विद्यमान हैं, लेकिन हमें वो अलग अलग सुनाई नहीं देती हैं, हमें वो कंबाइंड होकर सुनाई देती हैं। अगर मैं सिर्फ एक वर्ड भी बोलती हूँ, अगर मैंने सिर्फ भाषा बोला, तो एक भाषा में इतनी फ्रीक्वेंसी और इतनी सारी ध्वनियाँ हैं कि हम उन्हें अलग अलग नहीं सुन सकते हैं, लेकिन वो ध्वनियाँ हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती हैं। इसीलिए हर व्यक्ति का बोलने का तरीका अलग अलग होता है और हमें अलग अलग तरीके से लुभाता है। हर व्यक्ति की आवाज़ हमें प्रभावित नहीं करती है, उसके बोलने का तरीका हमें प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने बोलने में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करता है, जिससे भाषा सुंदर बन पड़ती है। अगला पॉइंट है, भाषा में एक व्यवस्थित व्याकरण पाई जाती है, अर्थात भाषा में एक व्याकरण को फॉलो किया जाता है। अगर मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ और मेरी इस बातचीत में अगर व्याकरण को व्यवस्थित रूप से मैं फॉलो नहीं करूँगी, तो आपको मेरी भाषा और बात सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। कुछ लोग होते हैं उसी बात को इतने अच्छे से आपको बताते हैं कि आपको एक बार सुन के उसका पूरा अर्थ समझ आ जाता है, अर्थात उसमें उस व्याकरण का अच्छे से प्रयोग किया गया होता है। लेकिन कुछ व्यक्ति उस व्याकरण को एक तरफ रखते हुए सिर्फ अपनी बात को कहने में विश्वास रखते हैं, जिससे वो भाषा अच्छी नहीं बन पाती है। अगर मैं आपसे कहूँ आम राम खाया, तो आपको नहीं समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। लेकिन अगर यही बात मैं एक व्यवस्थित व्याकरण को फॉलो करते हुए आपसे बोलूँगी राम ने आम खाया, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, राम ने आम खाया था। इसी तरीके से जब हम आपस में बात करते हैं, भाषा का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को और भावों को दूसरों को बताते हैं, तो उस समय अगर हम पूरी तरह से व्याकरण को फॉलो करते हैं तो हमारी भाषा बहुत सुंदर बन जाती है और दूसरे को, सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ आती है। इसका तीसरा पॉइंट है कि भाषा में शब्दों का अर्थ होना चाहिए। जब हम किसी से बात करते हैं, अपने विचार बताते हैं, तो उनका कुछ अर्थ होना चाहिए, वो सामने वाले को समझ आने चाहिए। अगर कोई भाषा किसी को समझ नहीं आती है तो हम उसे भाषा की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश या हिंदी की बात करूं तो वो मेरे लिए भाषा है, क्योंकि वो मुझे समझ आती है। यदि कोई व्यक्ति मुझसे किसी और भाषा में बात करता है तो वो भाषा तो है, लेकिन अगर मुझे उसका अर्थ समझ नहीं आया है तो मैं उसे भाषा नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे वो भाषा नहीं आती है। मैं उस भाषा में बात नहीं कर सकती हूँ और मैं उसके अर्थ को नहीं समझ सकती हूँ। अभी मैं जो कुछ भी आपको बोल रही हूँ, अपनी भाषा का आदान प्रदान कर रही हूँ, अगर आपको वो समझ आ रहा है तभी आप उसे देखना और सुनना पसंद करेंगे, तभी वो भाषा भाषा का रूप बनेगी, नहीं तो वो भाषा भाषा नहीं कहलाएगी। अगला पॉइंट है कि भाषा में विविधताओं का होना बहुत ज़रूरी है, या हम कह सकते हैं कि भाषा में विविधताएं पाई जाती हैं। किस तरह से? मैं आपसे जिस तरीके से बात कर रही हूँ, उसी बात को हो सकता है दूसरा व्यक्ति किसी और तरीके से आपसे बात करे। हो सकता है आपको वो बात ज़्यादा अच्छे से समझ आए, या हो सकता है वो बात आपको ज़्यादा अच्छे से समझ ना आए। तो वो अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है, उसमें विविधताएं होती हैं। हम उसको अपने अनुरूप व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए चेंज भी कर सकते हैं। सिर्फ उसमें शब्दों का अर्थ समझ आना चाहिए। क्रिएटिविटी आप कैसे भी दिखा सकते हैं। यही कारण होता है कि सबकी भाषा सुनने में हमें अलग अलग तरह की प्रतीत होती है। नेक्स्ट है, भाषा लुप्त हो जाती है, भाषा खत्म हो जाती है और नई भाषा जन्म भी लेती है। भाषा क्यों विलुप्त हो जाती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये सच है। भाषा विलुप्त भी हो जाती है, भाषा मर भी जाती है और नई भाषा जन्म भी लेती है। उसके मेन रूप से 3 कारण होते हैं। सबसे पहला, सोसाइटी की आवश्यकताओं के कारण। सोसाइटी में लोगों की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। आज मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो अब कुछ टाइम बाद मुझे हो सकता है इस चीज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन इससे बेहतर चीज़ की ज़रूरत होगी। इसी तरह से भाषा, आज मनुष्य जिस भाषा का प्रयोग करता है
हो सकता है आगे आने वाले टाइम में सोसाइटी की नीड्स बदल जाए, उसे उससे अच्छा कुछ और मिल जाएगा, तो पुरानी भाषा ख़त्म होके एक नई भाषा उसकी जगह अपना अस्तित्व बना लेगी। दूसरा पॉइंट है कि सोसाइटी में मान्यताओं के ख़त्म हो जाने पर, अगर हम पुरानी मान्यताओं की बात करें तो कई बार कुछ पुरानी मान्यताएं जब ख़त्म होती हैं तो उसके साथ साथ उसकी भाषा भी ख़त्म हो जाती है। पुरानी मान्यताओं के तौर पे हम आदि मानव का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आदि मानव क्या क्या बोलता था? वो बोलता नहीं था, वो चिन्हों के द्वारा, ड्राइंग के द्वारा, गुफाओं में जगह जगह जो ड्राइंग्स या फिर चिन्ह मिले हैं उसके आधार पर ही वैज्ञानिकों ने बताया है कि आदि मानव क्या सोचता था, क्या करता था। लेकिन हम आज उस भाषा का हम तो प्रयोग नहीं करते हैं, हमारी भाषा दूसरी है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में दूसरी भाषा का प्रयोग हो, क्योंकि मान्यताएं बदल जाएंगी, संस्कृति बदल जाएगी हमारी। उसका अगला पॉइंट, अगला कारण क्या होता है? मनुष्य अपनी शानो शौकत के द्वारा भी, शानो शौकत के लिए भी भाषा का प्रयोग बदल देता है, या तो उसे विलुप्त कर देता है या फिर नई भाषा को अपना लेता है। जैसे जैसे उसका स्टेटस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, उसकी भाषा बदलती जाती है। तो इस तरह ये था नेचर ऑफ लैंग्वेज। और अब बारी आती है टिप टाइम की। जब भी आप किसी आंसर को एक्सप्लेन करते हैं या उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं तो कोशिश करिए उसे या तो खुद से जोड़ने की या फिर अपने आसपास के वातावरण से जोड़ने की। इससे आपका आंसर बहुत प्रभावी बन जाएगा। तो इस तरह से आज हमने बात की मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ लैंग्वेज के बारे में, और अपने आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी कमेंट, सजेशन या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और मेरा अगला आने वाला वीडियो जल्दी से जल्दी और सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू।